वेलकम वेलकम टू पहल अकेडमी। आज हम जो थर्ड चैप्टर जो हम कर रहे थे, जो कल कर रहे थे, उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। वो रहेगा अपना पंचायती राज। छोटा सा टॉपिक है पंचायती राज। बेसिक पंचायती राज आप पॉलिटी में कर चुके हैं, किसी ने भी किया होगा, आप लोग यहाँ पे कर चुके हैं ऑफलाइन के अंदर में, उसी के ऊपर में है। बेसिक पंचायती राज की जो धाराएं हैं, कब बना था, क्या था, उसके ऊपर देख लेते हैं। थोड़ी सी स्कीम से, इसमें बहुत कम स्कीम है, 2 या 3 ही स्कीम होगी, वो कर लेते हैं। थोड़ा सा कल का 4-5 क्वेश्चन ही लाए, ज़्यादा नहीं, जिसमें आपका रिवीजन हो सके कि कल वाला कितना रिवीजन आप याद है या रिवीजन कर रहे हो कि नहीं, उसको देख लेंगे। ठीक है, छोटी सी क्लास है, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इस पर। अभी पंचायती राज आपने किया है, ठीक है, पॉलिटी के अंदर में। तो सबसे पहला आता है कि पंचायती राज यहाँ पे राजस्थान के अंदर में सबसे पहले लागू किया गया था, इसलिए इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर आएंगे तो। ठीक है, किसने किया था पंचायती राज का उद्घाटन? सबसे पहले सबसे कम आता है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और यहाँ पे कहाँ पे किया था? ये वाला क्वेश्चन जो है नागौर के अंदर में किया था। ये आपको हर जगह मिलेगा जहां भी पंचायती राज पढ़ोगे। और कब किया था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। अब ये बोलोगे पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन तो 1959 में हो चुका था। अब इसके मुद्दा आता है कि उसके ऊपर में आपने पॉलिटी के अंदर में देखा होगा कि यहाँ पे कितने टीयर की व्यवस्था करनी चाहिए आपको। 2 ही लेवल होनी चाहिए पंचायती राज के अंदर में, 3 लेवल होनी चाहिए, 4 लेवल होनी चाहिए। तो सबने अपनी अपनी वहां पे कमेटी बनाई, सबने अपने अपने रूप दिए, तब तक ये पंचायती राज व्यवस्था जिस कमेटी के जैसे सिफारिश की गई उसी हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में चलती रही। यहां से शुरू हो गया था पंचायती राज कि आप गांवों तक, पंचायत लेवल तक आप किस तरीके से व्यवस्था करोगे, उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था कैसी की जाएगी। यहाँ पे योजना जो हमने ग्रामीण विकास की योजनाएं जो देखी थी, जो पंचायती राज विभाग लगाता है, कितने लागू करता है, कल देखी थी लगभग 20 एक योजनाएं, वो कैसे लागू करेंगे। उसके बाद इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब संवैधानिक दर्जे के बाद में जिस तरीके रूल और रेगुलेशन के थ्रू ये पंचायती राज जो व्यवस्था थी लागू हो रही थी, उसको वापस राजस्थान में चेंज किया गया था 1996 के अंदर में। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को भारत के तीसरे स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा, फिर जब फाइनल जब हुआ ये कि आप 3 स्तरीय जो व्यवस्था है, ठीक है, यहाँ पे कितना लगेगा? 3 स्तर की जो व्यवस्था है आपको लगानी है। कौन कौन सी होती है 3 स्तरीय व्यवस्था? कौन कौन सी बनाई गई थी, फाइनलाइज किया गया था पंचायती राज के लिए? सबसे ऊंचे लेवल पे कौन रहेगा? जिला परिषद। फिर क्या रहेगा आपका? पंचायत समिति, उसके बाद में ग्राम पंचायत। तो 3 स्तर की व्यवस्था आपको पता होगी कि 3 स्तर की व्यवस्था है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं, लेकिन एक एक लाइन के लिए ले आया हूं। ये कब शुरू की गई थी आपकी? जो ये 3 स्तर के आधार पे संवैधानिक दर्जा कब प्रोवाइड किया गया था, आपसे ये पूछा जाए तो 24 अप्रैल और 1993। 24 अप्रैल 1993। इसी के आधार पे आपका 24 अप्रैल को भी आपने देखा होगा पंचायत दिवस भी मनाया जाता है ना, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप से लागू कर दी गई थी। ठीक है, स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को आवश्यक शक्ति और अधिकार देकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करना। अब इसको संवैधानिक दर्जा बनाते हो तो ये बताना पड़ता है कि किस लिए बना रहे हो। तो जितने भी स्टेट के जो डीपीएसपी आपने किए होंगे उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो जितनी भी राज्य सरकार अगर ये नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करती है तो उनके लिए किसको पावर दी गई है, किसको ये जिम्मेदारी दी गई है? वो दी गई है ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत को ये जिम्मेदारी देके और इसके लिए जितने भी पावर उनको चाहिए वो प्रोवाइड करवा के यहां पे उनको एक स्वशासन की इकाई के रूप में शामिल करना है। ये काम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देके किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, ये बेसिक बात पता है आपको। भारत के संविधान का अनुच्छेद इसमें रिलेटेड कौन सा है? अगर संवैधानिक कोई भी चीज आप याद करते हो ना पॉलिटी के अंदर में, तो हमेशा ध्यान रखना एग्जाम के अंदर में बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, आपको सबसे अच्छे नंबर आते हैं अगर आपके पास आर्टिकल याद है तो। ठीक है, तो पंचायती राज का आर्टिकल होपफुली याद होगा भारत में। कौन से आर्टिकल के अंदर में? 243G के अंदर में आपका पंचायती राज शुरू होता है। में पंचायत की शक्तियां दी गई है, अधिकार दिए गए हैं, जिम्मेदारी दी गई है, आपने कर लिया होगा ये तो। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953। अब देखो अपने पास पंचायती राज अगर पहले लागू हो चुका था तो उसके लिए कोई नियम और कानून बनाए गए होंगे कि किस तरीके से चलेगा पंचायती राज। तो ये थे पंचायती राज अधिनियम 1953 के थ्रू चल रहे थे। लेकिन जब संवैधानिक दर्जा मिल गया, पूरे देश के ऊपर आधार पर आपको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, तो सारे देश में समान कानून लागू होंगे। तो उसके हिसाब से जो नियम और कानून चेंज हुए तो उनको 1994 के अंदर में जैसे ही लागू हुआ तो 1994 में इनको संशोधित किया गया और पंचायती राज नियम फाइनल होते होते 1996 के अंदर में पेश किए गए, जो फाइनल जो अभी आपका चल रहा है राजस्थान के अंदर में। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो 1953 था उसको 94 में संशोधन चालू किया, उसके अंदर में सारे नियम कानून चेंज करते करते पंचायती राज अधिनियम 1996 है, उसके थ्रू अभी जो पंचायतों के अंदर में काम किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? वर्तमान में कितनी है? अब ये वर्तमान में ये हमेशा देखो डाउटफुल रहता है कि कितनी ग्राम पंचायत है, कितनी पंचायत समिति है, कितनी जिला परिषद है, और इसमें से क्वेश्चन भी काफी सारे आते हैं। आपके आरएस में भी आ सकते हैं, किसी और एग्जाम में भी आ सकते हैं।
साइट पे जाओगे कुछ और लिखा हुआ है, 352 लिखी हुई है पंचायत समिति। मैं यहां पे जो करवा रहा हूं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में जितना दिया गया डाटा वो डाटा बता रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डाटा है 33 जिला परिषद का, जो कि साइट पे भी दिया गया है। 355 पंचायत समिति है। इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, पंचायत समिति कितनी है, 355। लेकिन जब आप राज पंचायत की साइट पे जाके देखोगे तो यहाँ पे 352 लिखी हुई है। तो या तो पंचायत राज पंचायत का डाटा गलत है, वो पुराना चल रहा है, उन्होंने अपडेट नहीं किया है, जो कि पॉसिबिलिटी रहती है कि वो बहुत जल्द लेट अपडेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे चाहे कोई भी हो, आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अगर ये चीज दी गई है ना, तो या तो ये क्वेश्चन क्या गया, डाउटफुल जाएगा, हाई कोर्ट चले जाते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन के अंदर में। लेकिन हमें अभी फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे करके छोड़ देंगे, उसके बाद जो भी अपडेटेड होगी मैं आपको बता दूंगा। तो पंचायत समिति कितनी है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, 355। और 11,266 पंचायत जो ग्राम पंचायतें वो अस्तित्व में है। कितनी ग्राम पंचायत है, 11,266। 11,266 जो इकोनॉमिक सर्वे लिख रहा है, शायद साइट के ऊपर में 11,383 लिखा गया है। ठीक है, तो हो सकता है कौन सा डाटा सही, अभी हम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से चलेंगे। आप याद कर लो 355 पंचायत समिति है, 11,266 आपकी ग्राम पंचायत इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में दी गई है। ठीक है, अब देख लो, मैंने बताया था वैसे तो याद होगा आपको क्या क्या है, लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत होता है पहला, फिर पंचायत समिति आएगी आपका, तीसरा जो जाता है जिला स्तर पे वो क्या रहेगा, जिला परिषद रहेगा। ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत प्रथम स्तर के निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की मूल इकाई, विशिष्ट जिम्मेदारियों वाली स्थानीय सरकार है। एक तरीके से स्थानीय लेवल पे आप सरकार सबसे पहले जहां से शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है, ग्राम पंचायत में। तो पहला तो ये निर्वाचित रहेगा, आपको पता ही होगा ग्राम पंचायत के अंदर में निर्वाचन कैसे होता है, लोकतंत्र की मूल इकाई के रूप में इसको माना जाता है ग्राम पंचायत को। तो आपसे सिंपल पूछा जाए तो ग्राम पंचायत की तो हर एक की एक छोटी छोटी डेफिनेशन आपके पास में होनी चाहिए लिखने के लिए। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के पूरे गांव के नागरिकों की आम सभा होती है। ग्राम सभा पता है आपको ग्राम पंचायत के अंदर में कौन होती है, पंचायत समिति। पंचायत समिति एक स्थानीय सरकारी निकाय है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच का काम करते हैं। पंचायत समिति के ऊपर में जो अधिकारी होता है, जो आप सिलेक्शन होकर बनेंगे तो कौन सा होता है, उसकी पोस्ट का नाम क्या है, पंचायत समिति जो हैंडल करता है सिलेक्शन के टाइम पे। इनके लिए भी एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होता है, बीडीओ। अब बीडीओ पहले बोलते थे, अब इसका नाम क्या है बीडीओ का, बीडीओ पहले बोलते थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता था उसको। अब जो आपका सिलेक्शन होता है तो उसके अंदर में आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, वहां पे आप बीडीओ मत बोलना, वहां पे जो उसका नाम दिया गया है, जो सर्विस का नाम दिया गया है, कौन सा ऑफिसर बनोगे, वो क्या है, आरआरडीएस, राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस ऑफिसर। ठीक है, तो राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस आरआरडीएस है, वो माने जाते हैं कि आज सिलेक्शन होगा, पद का नाम जो लिखा जाता है ना आपका, उसके अंदर में लिखा जाएगा आरआरडीएस। पहले इसको बीडीओ बोलते थे, उसका अब चेंज कर दिया गया है, वो क्या है, आरआरडीएस। पिछला सिलेक्शन हुआ है उसकी अगर लिस्ट देखोगे ना, जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो गवर्नमेंट जारी करती है फाइनली कि किसको कौन सी रैंक मिली है, तो उस हिसाब से उनके अंदर में जो पोस्ट का नाम लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, आरआरडीएस का। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं जिला परिषद। अब जिला परिषद और ग्राम पंचायत, इनमें तो क्या हो रहे, चुनाव हो रहे हैं, एक में डायरेक्ट इलेक्शन, एक में इनडायरेक्ट इलेक्शन। और पंचायत समिति को हैंडल कौन कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी जो करोगे आप बनोगे, जो अब आगे जाके बनोगे आरआरडीएस ऑफिसर बनोगे। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है वो। जिला परिषद क्या है, जिला परिषद ग्रामीण आबादी को आवश्यक सेवा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक स्थानीय निकाय है। सिंपल सी बात है कि जितनी पंचायत समिति है उनको मैनेज करना जिला परिषद का काम होता है। सारी जो बैठक होगी आपकी पंचायत समिति वाले, वो कहां करेंगे, जिला परिषद के जाके करेंगे। ठीक है, 3 स्तरीय व्यवस्था हो गई आपकी। अब इसके आपको बेसिकली मैंने मोटे मोटे कार्य लिख दिए हैं। आपको कभी पूछ लिया जाए कि पंचायती राज के बुनियादी कार्य क्या है, पंचायती राज क्या काम करता है, आपको पता होगा, मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं। पहला क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम कि 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। सबसे इसीलिए लेके आए थे कि विकेंद्रीकरण आप कर सको। दूसरा काम क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों में अगर पंचायत समिति है तो वहां पे क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार जो पैसा एक्ट आया था उनको प्रभावी क्रियान्वयन करना। जैसे और जगह पे लग रहा है उसी तरीके से अगर आप करते हो कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत को एक्ट अगर लगाना है पंचायत को, तो उसके थोड़े से जो चेंजेस करके उसको वहां पे लागू किया गया है, वो आपको पता है पैसा एक्ट बोलते हैं, जिसको पंचायत एक्सटेंशन एक्ट है ना। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक और स्थापना संबंधी मामले। तो अगर आपको पंचायती राज संस्थाओं के अंदर में जो भी एलडीसी वगैरह नियुक्त होते हैं तो उनको जैसे नियुक्त करना, ऑफिस के जितने भी लोग हैं उनको नियुक्त करना पंचायती राज का काम रहता है। आगे चौथा काम क्या रहता है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठनात्मक क्षमता का निर्माण करना, एकीकृत विकेंद्रीकरण करना, भागीदारी योजना को संस्थागत बनाना, पंचायती राज संस्थाओं को पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सामाजिक लेखा परीक्षा की ग्राम सेवाओं को सुदृढ़ करने का। जो ग्राम सभा है, जो सोशल ऑडिट
ऑडिट करती है, वो इनके लिए उनको सुदृढ़ीकरण करना पंचायती राज का काम है। तो ये जो बेसिक काम है, इनको कोई समझाने वाली बात है नहीं है कि पंचायती राज, अगर आपको पूछ लिया जाए कि बेसिक फंक्शन क्या है पंचायती राज के, पंचायती राज संस्थाओं के काम क्या है, तो आपके पास में ऐसे 10-15 पॉइंट होने चाहिए जो आपको पता हो कि पंचायती राज संस्थाओं के काम क्या है, ये लिखने आपको, ठीक है। जैसे राज्य और केंद्रीय प्रमुख कार्यक्रम हो गए, जितने भी राज्य के कार्यक्रम या सेंटर के स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, अगर वो जो ग्रामीण एरिया से संबंधित है तो उनको लागू करना, जो हमने कल किए थे। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय जो पिछड़ापन है उसको कम करना, तो हमने एक योजना देखी थी जो अभी आई है लेटेस्ट बजट के अंदर में, 100 करोड़ की योजना थी जो क्षेत्रीय विकास से संबंधित है, उसको कौन लागू करेगा? पंचायती राज करेगा। समयबद्ध तरीके से सभी के लिए स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण सुविधाओं तक पहुंच करना। स्वच्छता की बात करते हैं तो अगर स्वच्छ भारत मिशन है उसको हो गया, तो उसको लागू करने वाली बात हो गई लोकल लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, तो कौन देखता है? आपके पास ही आएगा वो। जब आप बीडीओ आरआरडीएस बोलते हो उन्हीं के पास आता है कि स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू, या फिर इतने हमारे पास थे कि इतने आपको टॉयलेट बनवाने थे, आपने बनवाए क्यों नहीं? तो ग्राम पंचायतों में सबको बुला के वो काम करवाने का काम किसका रहता है? वो पंचायत समिति का रहता है। तो वहां पे भी अब उसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? पंचायती राज कर रहा है। सभी परिवारों को शौचालय तक पहुंच और उपयोग करने में सक्षम बनाना, जैसे अभी आया था सबके लिए 12,000 रुपए देके एक टॉयलेट का निर्माण हो रहा था, तो कितने बना दिए गए हैं किसी के अंदर में, तो वो कौन देखता है? वहां पे प्रशासनिक अधिकारी कौन है? पंचायत समिति के अंदर में आरआरडीएस है, वो देखेगा, ठीक है। तो ये काम करवाना किसका काम है? पंचायती राज का काम है। ई सक्षमता यानी कि जितने भी अभी नए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जितने भी ऐप है, उनके थ्रू आपको पंचायतों को उनके कामकाज को चेक भी करना और उनके जवाबदेही सुनिश्चित करना और लोगों तक उनकी पहुंच करवाना। तो इस तरीके के कुछ काम है जो आपके पास, ये आप अच्छे से नोट्स बनाना इस तरीके से। और आपके पास अगर बोल दिया जाए पंचायती राज संस्था का संगठनात्मक ढांचा बताइए और उसके कार्य क्या है, सिंपल 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको तैयार कर लेना। उसके बाद में ये आप क्वेश्चन भी लिख लेना, ठीक है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन लिख लेना कि पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा बताइए, त्रिस्तरीय व्यवस्था को समझाइए और उस पंचायती राज व्यवस्था की क्या मूलभूत कार्य है उनको बताइए। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब उस 10 नंबर में आपको वो संगठनात्मक ढांचा और त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो कितनी बतानी है, उसके बाद में कार्य है, जितने भी कार्य है कोशिश करो कि इनको सबको 10 कार्य तो आप उसमें लिख के ही आओ संगठनात्मक ढांचा बताने के बाद में, ठीक है। ये कोशिश करना लिख के लिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया कि पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था है उनको बताइए, समझाइए, या फिर संगठनात्मक ढांचा समझाइए। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था के मूल, पंचायती राज विभाग के मूलभूत कार्य बताइए, ठीक है, जो बेसिक कार्य करती है। तो बेसिक कार्य क्या क्या करते हैं आपको उस चीज की समझ है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को लिख के देखना। अब आता है कि अगर आपके पास इतना कार्य है, इतना आप जब योजना करते हो, उनके लिए पैसा आवंटन भी होना चाहिए। पैसा कहां से आएगा? तो इनके लिए कौन करता है बेसिक व्यवस्था? राज्य का वित्त आयोग करता है। पंचायतों को पैसा कौन पहुंचाता है? आपके पास में क्या कौन है उसके लिए बनाया गया है राज्य वित्त आयोग, जो आपने उसमें संस्थाओं में भी पॉलिटी वाले के अंदर में किया होगा। अभी कौन सा चल रहा है अपना? 6th है ना, छठा राज्य वित्त आयोग अपना चल रहा है। राज्य वित्त आयोग छठा चल रहा है, उसके बारे में भी देख लेंगे कौन कौन सा है। अब राज्य वित्त आयोग 6th की संस्तुतियों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2011 की जनसंख्या और जिलेवार वेटेज के आधार पे, जिलेवार जितना भी उसका भारांश आता है, वेटेज होता है, उसके आधार पे जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच में 5%, 20% और 75 के हिसाब से राशि का वितरण किया जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि किस हिसाब से मिलता है। जिला परिषद को कितना हिस्सा मिलता है? 100 के अंदर में 5%। उसके बाद पंचायत समिति को कितना मिलेगा आपको? 20। और सबसे ज्यादा पैसा किसके पास जाता है? वो जाता है डायरेक्ट ग्राम पंचायत के पास में। वो राज्य वित्त आयोग है, डायरेक्ट ग्राम पंचायत को लगभग 75% हिस्सा है वो डायरेक्ट उपलब्ध करवाता है। तो सबसे ज्यादा पैसे वाली संस्था रहती है ग्राम पंचायत, जिसके पास खर्च करने के लिए रहता है, जो आवंटन करती है। उसके बाद आती है पंचायत समिति 20% और जिला परिषद है, रेशियो क्या रहता है उसका? 5 रेशियो रहता है 100 के अंदर में, ठीक है, ये करता है। अब दूसरी चीज आती है कि राज्य वित्त आयोग है जो 6th है, उसका बारे में आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी नहीं किया तो याद कर लो कि 2 तो सदस्य है अभी वर्तमान में, एक आपका अध्यक्ष है। राज्य वित्त आयोग जो 6th है उसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह, श्री प्रद्युमन सिंह है, वो आपके राज्य वित्त आयोग, छठा राज्य वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष है। इसके अलावा सदस्य भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट, उसमें 2-2 के नाम दिए जाएंगे। वो 2 नाम कौन से हैं अपने यहाँ पे? लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहौटी। अशोक लाहौटी और लक्ष्मण सिंह रावत। अशोक लाहौटी है, लाहौरी मत करना, लाहौरी कहां पे है? जो फाइनेंस कमीशन है उसके सदस्य है वो अशोक लाहौटी है यहाँ पे, ठीक है, अशोक लाहौटी अच्छे से याद कर लेना। अशोक लाहौटी और लक्ष्मण सिंह रावत है, वो सदस्य है 2 और अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह है। इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। ये आया कब था? अवधि कब है इसकी अपनी?
20-21 से लेके 24-25 तक, या सीधा बोल सकते हो कि 2020 से लेके 2025 तक आपका छठा राज्य वित्त आयोग होगा। और फाइनेंस कमीशन है, जो 15वां फाइनेंस कमीशन है, वो इसकी अवधि क्या है, 2021 से लेके एक आगे है वो 2026 तक, वो भी कर लिया होगा। ठीक है, वो आया है कहीं आपके संस्थाओं के अंदर में, पॉलिटी के अंदर में आया है 15वां वित्त आयोग, करवाया होगा, इंडियन पॉलिटी के अंदर में होगा, सिलेबस में नहीं है आपके, यहां कर लेंगे। इकोनॉमी बेसिक इकोनॉमिक्स करेंगे, उसके अंदर में करवाऊंगा 15वां जो है आपका वित्त आयोग, उसके अंदर में क्या क्या किस आधार पे आपको पैसा का आवंटन किया जाता है, वो इकोनॉमी के अंदर में आ जाएगा। तो राज्य जो छठा राज्य वित्त आयोग है उसकी अवधि क्या है, 2021 से लेके 24-25 तक है। 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य में मैं बता चुका हूं, कुल जो राज्य का कुल शुद्ध कर जितना बचता है आपका कर राजस्व देखा था हमने, को शुद्ध जो कर राजस्व है राज्य का बचता है उसका 6.75% ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 75.10 और 24.90 के अनुपात में जारी किया जाता है। यह समझ आया क्या है कि राज्य का शुद्ध कर राजस्व है आपके पास में। अब राज्य जो वित्त आयोग क्या करता है कि जितना भी शुद्ध कर राजस्व है सारा तो दे नहीं सकते हो आप, कुछ और काम के लिए भी चाहिए, तो उसका कितना प्रतिशत जाता है, सबसे पहले देखो 6.75%। 6.75% आपको ग्रामीण और शहरी जो स्थानीय निकाय है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल कर राजस्व का कितना करना है, 6.75% वो शहरी और स्थानीय जो है ग्रामीण स्थानीय निकाय है उनमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये 6.75% है टोटल, मान लो ये 100 करोड़ हो गया टोटल इसका, तो ये इसको ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो करोगे 75.1 जो है 75.10% तो जाएगा किसको, ग्रामीण एरिया को, ग्रामीण जो स्थानीय निकाय है जिसके अंदर में हमने देख ही लिया अभी किस तरीके से तीनों चरण में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और शहरी स्थानीय निकाय है उसके अंदर में इसका कितना हिस्सा जाएगा, 24.9। ठीक है, समझ आ गई बात। 6.75% है उसको 75.10 तो आपका ग्रामीण स्थानीय निकाय में जाएगा, शहरी स्थानीय निकाय के अंदर में 24.9 जाएगा। और जो ये ग्रामीण जो स्थानीय निकाय के अंदर में जाएगा उसमें पंचायती राज संस्थाओं को जो जाएगा उसमें वितरण कितना रहेगा, 5, 20 और 75 का रहेगा। जितना भी 75 करोड़ गए, 75 करोड़ के अंदर में फिर 5%, 20% और 75% के हिसाब से इसको आप डिवाइड करके डाल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट बहुत बार पूछा गया। ठीक है, अब इसके अंदर में भी आपसे कई बार पूछ लिया जाए कि 55% तो मूल और विकास कार्यों में तो जाएगा, जो बेसिक जो आप फंडामेंटल जिस पे डेवलपमेंट हो रहा है उसमें लगाओगे। 40% राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिक योजनाएं अगर आपके पास क्रियान्वयन के लिए आ गई है। एक तो फंडामेंटल डेवलपमेंट होता है जो आप खुद चल के करती है ग्राम पंचायत, अपने एरिया का चाहे रोड कुछ भी बनाना है उसको अपने तरीके से खर्चा करना है तो वो बना लेगी 55% में। 40% अगर सेंटर की है या स्टेट की कोई और योजना है जिसको लागू करना है ग्रामीण एरिया के अंदर में तो वहां पे लगाओगे। शेष 5% विभिन्न कार्य अपने हिसाब से कोई भी कार्य उठा के उसके उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये भी 55, 40 और 5 का रेशियो रहता है। ये कोई नहीं पूछता है, ज्यादातर पूछा जाता है 5, 20, 75 का कितना प्रतिशत जाता है, 6.75% जाता है। और अगर ये 5, 20 और 25 का भी अगर बोल दिया जाए कि किस आधार पे करते हो आप, ये राज्य वित्त आयोग है ये कितने अब हर जिले के अंदर में है ये, तो जिलेवार किस हिसाब से दिया जाता है, तो हर जिले का वेटेज निकाला जाता है और उस 2011 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर आपको इस अनुपात में वितरण देना पूरेगा। अब आपके पास पैसा आ गया, उसके बाद देखते हैं, चलो आगे एक दो स्कीम है वो देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये कब आया था, ये देखो 31 मार्च 2018 तक आपने खुले में शौच मुक्त जो ओडीएफ है उसको घोषित कर दिया गया था। राजस्थान ओडीएफ घोषित की डेट अगर पूछ लीजिए सबसे पहले, अब जो चल रहा है वो चल रहा है ओडीएफ प्लस। ठीक है, अब पहले ओडीएफ सबसे पहले आया था, ओडीएफ ओपन डिफेक्शन फ्री करना है आपको, वो उसकी डेट क्या है 31 मार्च 2018 को राजस्थान ओडीएफ फ्री हो गया था। यानी सबके लिए पास में अपने अपने जो टॉयलेट लगाने की व्यवस्था की गई थी सब स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू वो सबके यहाँ पे लगा दिए गए थे इनके हिसाब से। ठीक है, दूसरा जो चरण है वो 2021 में शुरू हुआ है, वो है ओडीएफ प्लस का, कि जितने भी अब तक हमने जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाई है, जो पब्लिक में लगाई है, चाहे लोगों के घर घर जाके उनके टॉयलेट लगाए, उनकी रख रखाव करना, मरम्मत करना, ताकि वापस वो उस ढर्रे पे नेक्स्ट पहुंच जाए, तो उसको बनाए रखने के लिए ओडीएफ प्लस आया है, 2021 में शुरू हुआ है। ये स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड चरण है। उसका मुख्य उद्देश्य गांव में ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना ताकि वापस अपने पुराने रूप में न आ जाए, और गांव को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए ठोस और जो तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार लाना। अब क्या कर रहे थे, पहले तो व्यवस्था कर ली, अब इन्होंने बोला है कि जो सॉलिड और लिक्विड अपशिष्ट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और भी जो कचरा आप फेंक रहे हो गांव में या शहरों के अंदर में भी जो फेंका जा रहा है, अब
आपने देखा होगा कभी यहाँ पे कचरे वाली गाड़ी आती है तो उसके अंदर में लिखा होता है कि यहाँ पे आप गीला कचरा डालिए, यहाँ पे सूखा कचरा डालिए। तो ओडीएफ प्लस के अंदर में वो चीज की जाती है कि जितने ओडीएफ हो गए हैं उनको बनाए रखना और आगे भी ठोस और तरल जो अपशिष्ट प्रबंधक है उसके ऊपर में गतिविधियां हैं उनके ऊपर में ध्यान देना। तो अभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उसके अंदर में अभी इतना ही है कि राजस्थान 31 मार्च 2018 को ये पूरा ओडीएफ घोषित कर दिया गया था, ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित कर दिया गया था। उसके बाद में पंचायत लेवल पे जो इंपॉर्टेंट है, यहां पे थोड़ा सा डाटा है, ध्यान दे लेना। पंचायत लेवल पे आपके 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। पंचायत लेवल पे आपको प्रमोट करने के लिए, ग्राम पंचायत को प्रमोट करने के लिए, पंचायत समिति को प्रमोट करने के लिए, जिला परिषद को प्रमोट करने के लिए कि बढ़िया कार्य आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो नेशनल लेवल पे, राज्य लेवल पे। तो इस हिसाब से आप राज्य लेवल पे जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं वो कितने हैं आपके पास? टोटल 4 है। अब ध्यान रखना हर एक के अंदर में कितने कितने, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो मैंने लाइन लिखी है और कुछ नहीं लिखा है। सबसे पहला जो आता है आपसे पूछा जाता है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। ये क्या? दीनदयाल उपाध्याय के आधार पे है पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। इसके में राज्य की एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जिला परिषद एक लेंगे, पूरे 33 है, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी उसमें से एक जिला परिषद लेंगे, 2 पंचायत समिति लेंगे। कितनी लेंगे? 2 पंचायत समिति लेंगे, 5 ग्राम पंचायत आपको हर साल पुरस्कार के लिए चुनी जाती है। तो उनके लिए हो गया ना एक तरीके से इंसेंटिव हो गया कि हमें सबसे 1 नंबर पे लाना है। ये कैसे देते हैं? जैसे कि आपको बोल दिया गया कि इंप्लीमेंटेशन के लिए जो काम दिया गया कि आपको इतने सारे टॉयलेट लगाने का दे दिया गया कि कितने एरिया उसमें सबसे ज्यादा आपको ओपन डिफेक्शन फ्री करना है, जल्दी जल्दी करना है तो आपको लगाना है। तो कौन सी ग्राम पंचायत है जो सबसे पहले ये काम करती है? कौन सी जिला परिषद है जो सबसे पहले काम करती है? कौन सी जो पंचायत समिति है वो सबसे पहले ये काम करती है? तो इसके लिए इंसेंटिवाइज करने के लिए, जो वर्क को प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत को सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। इसमें क्या? 1 तो जिला परिषद है, 2 आपकी पंचायत समिति है, 5 आपकी ग्राम पंचायत है। याद रह जाएगा। अब नाम आता है कि जिला परिषद 33 में सिर्फ 1 ही है, पंचायत समिति सिर्फ 2 ही है, बहुत ज्यादा है उसमें पंचायत समिति सिर्फ 2 ही चूज करिए तो इनके नाम इंपॉर्टेंट है। पूरे देश के अंदर में, अगर राज्य के अंदर में सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे जिला परिषद है वो कौन सी थी? अभी जो वाली है, अभी जो मिला है लेटेस्ट दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इस इकोनॉमिक सर्वे तक जो दिया गया है गवर्नमेंट ने, वो कौन सी किसको दिया है? जिला परिषद है झुंझुनू को दिया गया। याद कर लो जिला परिषद कौन सी है? झुंझुनू। एक ही है, चारों पुरस्कार में जिला परिषद आपको एक ही याद करनी है, वो है झुंझुनू। इसको 50 लाख रुपए मिलते हैं फिर, क्योंकि उसको और सशक्तिकरण किया जाता है, उसके डिस्पोजल में आ जाते हैं कि आप कोई सा भी काम करा सकते हो। 50 लाख रुपए का पुरस्कार है। पंचायत समिति जो 2 है उनको याद करेंगे। स्लूम्बर एक तो है, वो है उदयपुर के अंदर में, और एक है चिड़ावा झुंझुनू। ये वापस झुंझुनू में आ गया। झुंझुनू में आपको जिला परिषद है वो सम्मानित, तो ये झुंझुनू की ही एक पंचायत समिति है, चिड़ावा, पता होगा आपके पास में ही है, वो सम्मानित। तो ये एक है उदयपुर की है जो है स्लूम्बर, उदयपुर की स्लूम्बर। तो वो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार आपसे पूछ लीजिए कौन सी इसमें से निम्नलिखित में कौन सी जो पंचायत है उसको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। 4 का नाम दिया जाएगा तो इन 2 में से कोई होनी चाहिए, स्लूम्बर उदयपुर और चिड़ावा झुंझुनू। अगर ये पूछ लिया जाए जिला परिषद का नाम तो वो होगा झुंझुनू। इसके ज्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने फिर भी जिला परिषद का लिख दिया गया, वो है 50 लाख, और जो पंचायत समिति है इनको 25 लाख मिलता है। ठीक है। ग्राम पंचायत 5 है, वो करने की आपको जरूरत है नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत नीचे वाले जो पुरस्कार है उसमें सिर्फ ग्राम पंचायत को ही दिया जाता है और किसी को नहीं। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ये देखो आप बोल रहे हो कि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा, तो आपको पता होगा यहाँ पे एक ग्राम पंचायत चुनी जाएगी जिसने देश में राजस्थान का नाम ऊंचा किया है कि राष्ट्र का जो गौरव बना सकते हैं उसको, तो इतनी अच्छी उसने ग्राम पंचायत ने काम किया है। तो वो ग्राम पंचायत कौन सी है? पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए जो पंचायती राज अधिनियम और नियम और मानदंडों के अनुसार ग्राम सभा के आयोजन के लिए, क्योंकि इनके कुछ पंचायती राज जो हमने रूल रेगुलेशन अभी तक नाम लिए उनके अंदर में इस तरीके से कुछ रूल अधिनियम बनाएंगे, नियम बनाएंगे, मानदंड बनाएंगे कि आपको ग्राम सभा का आयोजन इतने टाइम में करना चाहिए, 15 दिन में एक बैठक होनी चाहिए, ये काम का आपको लगातार ऑडिट करना चाहिए, जैसे सोशल ऑडिट करते हो ना, ग्राम सभा हर टाइम पर सोशल ऑडिट करती है मनरेगा वगैरह का। तो जितने भी काम ग्राम सभा को दिए गए, एक ग्राम पंचायत को दिए गए, क्या वो पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसको किस इस नियम के अनुसार सबसे ज्यादा अच्छी काम करने वाली संस्था कौन सी है जिसने सारे नियम मानदंड अधिनियम है उनको मानना है। तो इसके आधार पे इनके लिए एक जो है ग्राम पंचायत चुनी जाती है। वो ग्राम पंचायत क्या है? एक ही चुनी जाती है, वो है बांसथुनी पंचायत समिति, किशनगंज जिला 12 के अंदर में आती है। वो तो कौन से जिला के अंदर में आती है? 12 जिला के अंदर में आती है। ग्राम पंचायत का नाम पता होना चाहिए आपको कि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव की ग्राम सभा पुरस्कार किसको दिया गया है? बांसथुनी ग्राम पंचायत है उसको दिए गए, ये लिख लेना। कितने रुपए देते हैं इसमें? 10 लाख रुपए देते हैं।
बास्तुनी ग्राम पंचायत है नानाजी देशमुख के लिए हिसाब से राष्ट्रीय गौरव है, जिसने सारे जितने भी पंचायत समिति के या पंचायती राज अधिनियम के नियम मानदंड है उनको मान के जितना भी काम करना चाहिए वो सारे काम किए हैं, टाइम पे किए हैं। तो ग्राम पंचायत बास्तुनी को जो 12 जिले के अंदर में उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया गया। समझ में आ गई बात, क्या याद करना है इसके अंदर में। अब आता है तीसरा पुरस्कार, वो भी सेम सही है, ऐसे सेम ही रहेगा, 1/4 है, 4 है पूरे दिए जाते हैं। तीसरा क्या है, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार यानी कौन सी ग्राम पंचायत है जिसने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, बच्चों के हितैषी बन के काम किए, चाहे उनके लिए छोटे मोटे काम किए हो, चाहे पार्क में उनके लिए स्लाइडर से लगा दिए हो, नए पार्क ही बना दिए हो, बच्चों खेलने की सुविधाएं दे दी हो, उनके लिए प्रमोट किया होगा कि आप ये गेम खेलो, आपको ये काम आगे नेशनल जिले लेवल तक ले जाना हमारा काम है, वहां पे किसने पैसा खर्च किया। तो बच्चों के अनुकूल गतिविधियों के लिए राज्य की केवल एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत को सम्मानित किया जाता है, 5 लाख रुपए दिया जाता है। झुंझुनू जिले की है ग्राम पंचायत मंडावा की, जो पंचायत समिति हमने देखी थी उसकी दिल्लोई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का नाम क्या है, दिल्लोई ग्राम पंचायत है। मंडावा पंचायत समिति है उसके अंदर में आती है झुंझुनू की है, ठीक है। तो झुंझुनू के अंदर में दिल्लोई ग्राम पंचायत है, दिल्लोई ग्राम पंचायत, इसको याद कर लेना। जो बाल हितैषी ग्राम पंचायत उसको पुरस्कार मिला है, बालकों के लिए, बच्चों के लिए अनुकूल गतिविधियां इसने सबसे ज्यादा लेके आई है, ठीक है। चौथा है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। विभिन्न मानदंडों में उत्कृष्टता के लिए ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है। ये देखा जाता है कि कलेक्टिव जितने भी काम है, जैसे भागीदारी दृष्टिकोण योजना होगा, किसी योजना का क्रियान्वयन हो गया, उसके आधार पे भी जो ग्राम पंचायत ने खुद का विकास जो कितना किया है उसमें कम लागत पे होगा, बिना लागत वाली जैसी गतिविधि होगी, गुणवत्ता के हिसाब से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले गोल है, कुछ एक मानदंड दिए गए हैं 10-15, जिनके आधार पे ग्राम पंचायत को एक और को सिलेक्ट किया जाता है। उसका नाम है ग्राम पंचायत गगचाना। पंचायत समिति कौन सी है, छिपा बड़ौद, इसका काम नहीं है। जिला 12, जिला 12 के अंदर में, जिला 12 के अंदर में वो थी, जिला 12 के अंदर में ये है, 2 पंचायत समिति जिला 12 के अंदर में, इनका नाम याद कर लेना। ये क्या है, गगचाना पंचायत समिति है, जो ग्राम पंचायत है। गगचाना ग्राम पंचायत है जिसको ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया गया। तो 3 तो पुरस्कार ऐसे हैं जिसमें एक एक ग्राम पंचायत चूज की जाती है, और एक पुरस्कार ऐसा है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्ति पुरस्कार, जिसके अंदर एक जिला परिषद, 2 पंचायत समिति, 5 ग्राम पंचायत की जाती है। एक जो जिला परिषद है झुंझुनू की है, पंचायत समिति सिलुम्बर उदयपुर और चिड़ावा झुंझुनू की आती है, ठीक है। ये पुरस्कार हो गए सारे। अब एक देख लेते हैं, 1-2 योजना और है। सबकी योजना सबका विकास, जो ये योजना के ये एक अभियान चलाया था गवर्नमेंट ने, क्या था, सबकी योजना सबका विकास अभियान। ये अगर पूछ लिया जाए क्या ये किसका है अभियान, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने चालू किया था। विकेंद्रीकृत सहभागी पंचायत विकास योजनाओं, जैसे इनके लिए क्या करना है कि जो पंचायती विकास योजना, ये पंचायत समिति का जो एरिया है उसके अंदर में या फिर पंचायती राज के अंदर में जितने भी तीनों स्तर आते हैं, इनको डेवलपमेंट करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। 22-23 के अंदर में ये चल रही है। 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक ये अभियान चलाया गया था कि जितने भी पंचायत समिति वाले एरिया है उनको डेवलप करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। कब है, 2 अक्टूबर 2021 गांधी जयंती वाले दिन शुरू किया था और 31 जनवरी 2022 तक है आपका चल रहा था, ठीक है। ये सारे अब भारत सरकार की है तो सारे राज्यों के अंदर में लागू किया जाए, तो राजस्थान में ही किया। लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, जरूरतों की पहचान के लिए ग्राम सेवाओं की योजना बनाना और उनके अनुमोदन के लिए काम करना। तो कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपका आ जाए तो सबकी योजना सबका विकास अभियान चला दिया जाए। तो ये किसका है, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार का है। 2 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक है। पंचायत के जितने भी एरिया, ग्राम पंचायत के एरिया, चाहे पंचायत समिति के एरिया है, उनको पंचायतों को डेवलप करने के लिए, जितने भी पंचायत है उनको डेवलप करने के लिए जन भागीदारी की ये योजना है, ठीक है। अब आती है जो योजना, कई बार ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, स्वामित्व योजना आपकी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेंगे। 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस, 24 अप्रैल को होता है पंचायत दिवस, 2020 को पंचायत दिवस पर शुभारंभ किया गया। 24 अप्रैल 2020 को किया गया इसका शुभारंभ, ठीक है। पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और तीसरा विभाग कौन आता है, राजस्व विभाग। 3 विभाग आते हैं। क्यों आते हैं 3 विभाग अभी देखेंगे, लेकिन कौन कौन से आते हैं, एक तो अपना पंचायती राज विभाग आएगा ही, दूसरा कौन सा आता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग आएगा, और तीसरा आता है राजस्व विभाग, तहसीलदार वाला, ठीक है। अब तीनों को मिला के वैसे देखो तो भी आपको समझ आ जाएगा कि तहसीलदार वाला है, राजस्व विभाग है, सर्वेक्षण विभाग मैपिंग का काम करता है, सर्वेक्षण सर्वे करता है वो तो, और तीसरा है पंचायती राज विभाग। तो इनका मेन काम क्या है कि पट्टे वितरित करना, ठीक है। पट्टे कैसे वितरित करोगे, सबसे पहले भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है, सर्वे ऑफ इंडिया है विभाग, ड्रोन के माध्यम से राज्य के सारे गांव हैं, उनकी आबादी वाले जितने भी क्षेत्र हैं उनकी डिजिटल नक्शा तैयार करेगा।
अब इन्होंने बोला कि सबको ऐसे आप जब जाके एक एक को पूछ पूछ के जैसे आप उनको पट्टे वितरित करते हो, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, तो सबके पास अपनी भूमि का पट्टा होना चाहिए। तो जो मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए क्या करता है, सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेक्षण विभाग है ना, ड्रोन के माध्यम से पूरे एरिया की, गांव की जितना आबादी क्षेत्र है उसकी डिजिटल मैपिंग करता है। ठीक है, डिजिटल मैपिंग हो गई, उसके बाद में राजस्व विभाग है, ये पंचायती राज विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके नाम के हिसाब से उनको जिसका एरिया जो है मैपिंग के हिसाब से उनको उस हिसाब से पट्टा वितरित कर देता है। तो उसकी योजना मानचित्र के आधार पे संबंधित ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति को पट्टा जारी करती है कि ये एरिया किसका है, ये एरिया इसका, ये एरिया इसका है। तो आपको ऊपर से डिजिटल मैपिंग हो गई, किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा, मैपिंग के हिसाब से जिसके पास जितना राजस्व विभाग के पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग पंचायती राज विभाग में 1996 के रूल के अकॉर्डिंग हर ग्राम पंचायत जिसका काम है पट्टा जारी करना, वो हर व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को, जो ग्राम पंचायत का सदस्य है उसको पट्टा जारी करती है उसके संबंधित काम के लिए। ठीक है, समझ में आ गई किस काम के लिए। तो तीन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 24 अप्रैल 2020 को जारी करी गई थी, पंचायती राज विभाग ने जारी करी थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आता है जो मैपिंग, ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करेगा, फिर राजस्व विभाग के साथ मिलकर पंचायती राज विभाग है जो है ग्राम पंचायत है पट्टा जारी करती है। तो पट्टा जारी करने के लिए स्वामित्व योजना, यानी हर भूमि का स्वामित्व होना चाहिए आपके पास एक पट्टा होना चाहिए जो बताता है कि इस भूमि का स्वामित्व है किसके पास में। समझ में आ गई बात। अब पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार, अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ये चलाया गया था। ठीक है, अब इसको दोबारा जारी किया गया है 31 मार्च 2026 तक, क्योंकि ये 31 मार्च 2000 जो है 22 उसमें 23 शायद 31 मार्च 2023 को ये खत्म हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या कर रहे हैं, उसको आगे एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करना है तो क्या करोगे, पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आपको पुनरुत्थान करके दोबारा नवीनीकृत करके इसको शुरू किया गया। ये क्या करता है, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने और निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो केंद्र ने ये बोला है कि 60%, वही केंद्र प्रायोजित तो अपने क्या रहता है 60-40 ही रहता है, 60% खर्चा मैं दे दूंगा, 40% आप कर लो। काम क्या है कि चाहे जिला परिषद है, चाहे पंचायत समिति है, चाहे ग्राम पंचायत है, जितने निर्वाचित है, चाहे उसमें नॉर्मल चयन किया गया आपका, उन सबको प्रशिक्षण देना और उनकी जो क्षमता है स्किल डेवलपमेंट करके उनकी क्षमता का बढ़ाना है। तो ये काम अभी 31 मार्च 2026 तक आपका चलेगा। समझ में आ गई कि सिंपल उनको स्किल डेवलपमेंट करना है, उनको एक तरीके से काम करने की ट्रेनिंग देनी है, चाहे वो किसी भी लेवल के ऊपर में, चाहे निर्वाचित प्रतिनिधि हो पंचायती राज संस्था के अंदर में, चाहे वो काम करने वाले ऑफिसर्स हो, चाहे आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर RRDS होगी, तो इनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाना, ये सारा काम किसके पास जाएगा, राष्ट्रीय पुनरुत्थान वाली जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंदर में आएगा। ठीक है, इसकी एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, डायरेक्ट 5 नंबर में आ सकती है आपके, वो क्या है, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी। गांवों के अंदर गैर कृषि जो कार्य करते हो उसको विकास करने के लिए एजेंसी आती है। यहां पे देखो, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, जिसका नाम है रूडा। तो रूडा आपसे सिंपल सीधा ऐसे भी लिखा जा सकता है, रूडा आपसे ये क्वेश्चन आ गया तो पता होना चाहिए रूडा क्या है। रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी है आपकी, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी। सबसे पहले कब स्थापित की गई थी, नवंबर 1995 के अंदर में स्थापित की गई थी। कब है, नवंबर 1995। ये लिखना है यहाँ पे अगर आ गया तो। राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी है। गैर कृषि तो कर ही रहे हो, गैर कृषि क्षेत्र भी बढ़ाओ, यानी गैर कृषि के अलावा जो काम है वो करो, उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया गया। यहाँ रूडा टिकाऊ आजीविका के व्यवहार्यकारी अवसरों के रूप में कारीगर परिवारों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की एक उप क्षेत्रीय एकीकृत और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण है। यानी एक एरिया लेंगे, रीजन लेंगे, उसके अंदर में जितने कारीगर काम कर रहे हैं उनको सही में प्रैक्टिकली उनकी इनकम बढ़ सके, ऐसे काम उनको करवाना है। सिंपल भाषा में ये है कि एक एरिया ले लेंगे, क्लस्टर वाइज उनको देखेंगे कि एक क्लस्टर के अंदर में हर एक एरिया, जैसे जैसलमेर का है, अगर कोई एरिया लोगे तो वहां पे कृषि के अलावा है वो अलग काम करेंगे। आर्टिसन हो सकता है लकड़ी वाला का काम ज्यादा करते हो सकता है आप पोट्री का काम ज्यादा करते हो। तो इस तरीके से क्लस्टर पे देखेंगे, वहां पे जितने भी कारीगर परिवार है प्रैक्टिकल तौर पे उनका स्वरोजगार कैसे बढ़ाएं, उनकी जो कृषि के अलावा इनकम कैसे बढ़ाएं, सिंपल भाषा में उसके लिए ये जो रूडा काम करती है। तो उनके लिए फेयर आयोजित करना, उनकी जो प्रमोट जो बनाते हैं वो चीज उसको प्रमोट करना, ये काम सारे किए जाते हैं। ठीक है, रूडा विभिन्न सुधारों को लागू करने का प्रयास करता है, जिसके अंदर में क्या करते हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट करना, उसका तकनीकी विकास करना, नई टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं वो क्लस्टर आधारित। ठीक है, डिजाइन उनके लिए तैयार करके देना, या उत्पाद जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको और डेवलप करना, प्रोडक्ट का विकास करना, मेलों और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजित करना, उनके लिए ट्रेनिंग जो सेंटर है आयोजित करना या मेले आयोजित करना। तो रूडा बहुत सारे मेले आयोजित करते हैं, जो कारीगर है जो गैर कृषि काम करते हैं उनके लिए इनकम का स्रोत है वो बढ़ाने के लिए काम करते हैं, जो नॉर्मली हम हर जगह करते हैं कि कौशल वृद्धि कर दी, तकनीकी विकास कर दिया, डिजाइन तैयार कर दिए, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर दिया और ट्रेनिंग
प्लानिंग कर दी, मेलों का आयोजन कर दिया, तो उसका काम, ये सारा काम रूडा करती है। इसके अलावा आपसे बोल दिया जाए तो रूडा क्या करती है, भौगोलिक जो संकेत है, ये भौगोलिक संकेत। अब ये क्या करेगी कि कोई आर्टिशन है, उसका काम एक लोकल एरिया के अंदर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो उसकी कॉपी नहीं कर ले, इसके लिए जब उसी ज्योग्राफी को, उसी रीजन को जो है इंडिकेट करता है, तो इसके लिए क्या आता है, भौगोलिक संकेतक होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आते हैं आपके पास, एक तरीके से ट्रेडमार्क के तौर पर कि इस एरिया का है, ये चीज फेमस है, ठीक है। तो उसके लिए रूडा क्या करती है कि अगर उन्हें प्रमोट कर रही है तो कल को जाके वो ज्यादा काम, बहुत ज्यादा अगर वो प्रमोशन हो जाता है, उसका बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, तो उसके लिए वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत जीआई के लिए बेचती है, जो वो बेचती है, रूडा बेचती है। यहाँ पे किन किन का किया हुआ है, पोखरण में, अब इन्होंने किया तो पोखरण की पोट्री फेमस होगी, यहाँ पे ब्लू पोट्री होगी, पोटाडोरिया होगी। ब्लू पोट्री कहाँ की है, जयपुर की ब्लू पोट्री है, जयपुर की। पोखरण वाली आपको पता ही है, जैसलमेर की। कोटाडोरिया होगी, सांगनेर और बगरू के हैंड ब्लॉक प्रिंट फेमस है। तो इनका इन्होंने क्या किया हुआ है, जीआई भौगोलिक संकेतक जारी किया हुआ है रूडा ने। किस किस का, पोखरण की पोट्री का, ब्लू पोट्री का, कोटाडोरिया का, सांगनेर और बगरू के जो हैंड ब्लॉक प्रिंट, यानी जो आता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि आप चादर लेके उसके ऊपर में कितना अच्छा प्रिंट किया गया है, तो वो हैंड ब्लॉक प्रिंट कहलाते हैं। सांगनेर और बगरू के फेमस है सारे, ठीक है। इनका उन्होंने भौगोलिक संकेत जारी किया हुआ है। रूडा 3 प्रमुख उपक्षेत्रों में अपनी गतिविधियां संचालित करता है। कौन कौन सी उपक्षेत्र है, चमड़ा उद्योग, चमड़ा के अंदर में जो भी आप आर्टिस्ट है जो बना रहा है, चमड़ी की कोई भी चीज बना रहा है, उसमें काम करता है। ऊन और कपड़ा और लघु खनिज के अंदर में, ठीक है, लघु खनिज में याद कर लेना ये कि किस किस के उपक्षेत्र में रूडा अपनी गतिविधियां संचालित करता है। कौन कौन सी है, चमड़ा, ऊन और कपड़ा, और ये तीसरा क्या है, लघु खनिज। तो रूडा के अंदर में 5 नंबर के लिए इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपने बता दिया है कि इसके अंदर में स्थापना कब हुई थी, किस किस काम करता है, गैर कृषि क्षेत्र में जो आर्टिशन है उनके लिए काम करता है, जो कारीगर है उनको स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये उप क्षेत्रीय एकीकृत और क्लस्टर आधारित एक दृष्टिकोण है। उसके अंदर में काम क्या करेगा रूडा, कौशल वृद्धि करेगा, तकनीकी विकास करेगा, उनके लिए मेले का आयोजन करेगा, प्रशिक्षण शिविर आयोजन करेगा, डिजाइन तैयार करेगा, उनके लिए उत्पाद का विकास करेगा, यानी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करेगा, ये काम करता है। इसके साथ में अगर कोई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है तो उसके लिए क्या करता है, भौगोलिक संकेत भी जारी करता है। कौन कौन से भौगोलिक संकेत जारी किए गए, ये इनका नाम बताना आपने। पोखरण की पोट्री है, ब्लू पोट्री है, कोटाडोरिया, सांगनेर और बगरू का प्रिंट है। इसके अलावा रूडा 3 उपक्षेत्र में भी काम करता है, ये भी आपको लिखना है। वो कौन से हैं, चमड़ा उद्योग, ऊन और कपड़ा और लघु खनिज के अंदर में काम करता है। तो रूडा हो गया अपना कंप्लीट, इतना सफिशिएंट है। अब थोड़ा सा जो हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा 5 या 6 क्वेश्चन के अंदर में इसको रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है। राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना मैंने बताई थी, इसके अंदर में क्या था, एक आदर्श ग्राम योजना क्या है आपकी, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई थी, ये मैंने कल बताया नहीं था। कब प्रारंभ की गई थी, बताया था कि नहीं बताया था मैंने, ये शायद उसके अंदर में मिसिंग था, 27 नवंबर 2019 को याद कर लेना, अगर नहीं बताया तो उसमें अपडेट कर लेना। 27 नवंबर 2019 को राज्य सरकार ने महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना शुरू करी थी, ठीक है। अब बताओ कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका तो पता है, मनरेगा का तो सबको, इसके अंदर में कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण योग्य है, ठीक है। परिवार का केवल एक वयस्क सदस्य ही पंजीकरण के योग्य है, ठीक है। ग्राम पंचायत कार्यों के चयन और वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य रूप से अधिकृत है ग्राम पंचायत, बिल्कुल, बस यही देखना था। एक तो इसमें कौन सा सही रहेगा, फिर केवल 1 नंबर रहेगा, ठीक है, कि ग्राम पंचायत का और ग्राम सभा, शब्दों का ध्यान रखना। वैसे मैंने पूरा बताया, उसमें ऑडिट भी कौन करता है आपका, जो काम किया ग्राम सभा। कार्यों का आवंटन करना है, उनका चेक करना है, कौन से कार्य करवाए जाने हैं, क्या टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सारा काम किसका रहेगा, ग्राम सभा करेगा, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे रिवीजन के लिए लाया हूं बस, और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री आपको आवास योजना ग्रामीण बोला था मैंने कल, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में इन कथनों पर विचार करो। इस योजना में लाभार्थी का चयन का आधार सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 है। सही बात है, ये सोशल इकोनॉमिक सेंसस के आधार पे हमें बंदे का चयन करना है। इसमें प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि 1,40,000 रुपए दे हैं, 1,20,000 है, इसलिए ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक लाभार्थी को इसके तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए अलग से दे हैं। ये सही नहीं है बच्चा, ये इसमें इसके तहत नहीं दी जाती। मैंने बताया था इसमें 1,20,000 रुपए देंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके तहत, तो ये जो दिया जाता है, लेकिन ये स्वच्छ भारत
जो अभियान है उसके थ्रू दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत दिया जाता है। इसमें लिखा है प्रत्येक लाभार्थी को इसके तहत दिया जाता है कि नहीं, ये 12,000 रुपए आते तो हैं कि आप 1,20,000 में तो घर बना लो ग्रामीण योजना में, और वहां पे शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन मैंने एक साथ बताया था कि उसमें लिखा था कि स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके तहत दिए जाते हैं ये चीज। ठीक है, तो इतना माइन्यूट डिटेल है, ये थोड़ा ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन करो तो। अब सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हमने करी थी, उसके अंदर में देखो एक कथन क्या बोल रहा है, इस योजना के अंतर्गत सांसद प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि के कार्य हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। सही बात है ये, कितना 5 करोड़ रुपए। बी कथन क्या बोल रहा है, प्रत्येक लोकसभा सांसद राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। क्या कहां कर सकता है लोकसभा वाला? बिल्कुल। और राज्यसभा वाला? अगर यहां राज्यसभा होता, राज्यसभा सांसद होता तो क्या कर सकते थे हम? सही होता, ठीक है। और अगर नॉमिनेटेड कोई बंदा है राज्यसभा के अंदर तो पूरे देश में किसी भी जिले को चूज कर सकता है। गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र राज्य से 12 अधिकतम 2 करोड़ रुपए की स्थायी संपत्ति का निर्माण करवा सकते हैं। 1 करोड़ रुपए की स्थायी संपत्ति का निर्माण करवा सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, केवल 1। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रिवीजन करवा रहा हूं, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब क्रियान्वित किया गया था? 87 को किया गया था। कितने में चल रहा है ये मेवात क्षेत्र? 2 में। कितने खंड है? ब्लॉक्स कितने हैं? 14 ब्लॉक्स है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? लिखवाया था या मिस हुआ था आपका? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 93-94 तक चल रहा है। मैंने ये बताया था सीमा क्षेत्र 93-94 से जिस तरीके से इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है उसका ये लास्ट फेज बताया जा रहा है कि इसके बाद में इसको रिस्ट्रक्चर करके नए तरीके से डेवलपमेंट का कोई लेके आएंगे, दोबारा चालू होगी। लेकिन इसका जो जिस तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा था अब तक सीमा क्षेत्र को, इसके लिए लास्ट फेज है। तो पूछा जा सकता है कि शुरू कब करी थी? 93-94 के अंदर में शुरू की गई थी। ये कितने में? 4 में चल रही है। और कितने ब्लॉक्स चूज किए हैं उसमें? 4 में से कितने किए? 4 जिलों के 16। ठीक है ना, क्योंकि 16 पूछे जाएंगे 4 के। 93-94 में शुरू किया गया, 16 खंड है उनके अंदर में ही चल रही है। ठीक है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कल बता चुका हूं मैं, 2005-6 में पहले चलाया गया था, लेकिन 5-6 में दोबारा शुरू किया गया। तो अभी हमें जो डेट मिली हुई है जो हमें याद करनी है वो है 5 क्षेत्र। यहाँ पे बीएड क्षेत्र जो चंबल वाला मैंने बोला था एरिया है उसके अंदर में किया जाएगा। कितने जिलों में चल रहा है? कितनी पंचायत समिति में? 26 है ना? हाँ, 26 पंचायत समिति में लागू किया गया है, 8 जिलों में चालू किया गया है। अब बताओ ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सेम 5-6 में मगरा क्षेत्र शुरू किया गया था। मगरा क्षेत्र के अंदर में कौन कौन से आते हैं जिले? कौन सा आता है मगरा क्षेत्र? सेंट्रल साउदर्न रीजन आता है। 5 जिले आते हैं। 5 जिलों के कितने खंड के अंदर में चालू किया गया? याद नहीं? 5 जिलों के अंदर में कितने खंड में चालू किया गया मगरा क्षेत्र वाले में? वो सेम 16। बॉर्डर एरिया वाले ना सेम रहेंगे 16। 5 जिलों के 16 खंड के अंदर में जारी किया गया। ठीक है, तो ये हल्का रिवीजन था, इस हिसाब से मैं क्वेश्चन करने वाला हूं। हो सकता है कल मैं अब तक के जितने करवाए हैं उस हिसाब से क्वेश्चन लिए हैं, या फिर 4th चैप्टर चालू कर दें। अब तक की 3 चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे वाले चैप्टर है धीरे जल्दी कर लेंगे, उसके अंदर में इतना ज्यादा नहीं है, लगेगा तो 1.5 घंटा लगा के एक दिन में ही कंप्लीट करा देंगे, तो ये इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा। लेकिन इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपको। 20 क्वेश्चन आपको ऐसे है राजस्थान, बिकॉज ये राजस्थान की इकोनॉमी है जो प्री और मेंस वाला सब्जेक्ट है, वो साथ पूरा जो सिलेबस अपना दिया गया है वो पूरा प्रीलिम्स और राजस्थान प्रीलिम्स और राजस्थान के मेंस, इसलिए मैं आराम से करवा रहा हूं क्योंकि अब राजस्थान की इकोनॉमी है प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से पूरी कंप्लीट कवर हो रही है। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी कवर। और राजस्थान की इसमें से जैसे पिछली बार पूछा गया था कि ईस्ट राजस्थान वाला पूछा गया था, 10 नंबर का सीधा आया था, थोड़ा सा दिया गया और कहीं से भी चाहिए पढ़ लो आपको, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग डिटेल्ड जो अपना सर्वे के अंदर में दिया जाता है क्या लिखना है आपको, जिसमें आपको नंबर आएंगे वो कहीं नहीं दिया जाएगा, किस नोट्स में नहीं दिया जाएगा। मैं जिस तरह से बता रहा हूं आपको उस हिसाब से उतने ही नोट्स बना लोगे, सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, उसको जैसे जैसे लास्ट तक जब एग्जाम होगा उस हिसाब से अपडेट कर लेंगे। अगर वो लेट हुआ तो अभी हुआ तो इससे अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो मेंस के हिसाब से प्री के हिसाब से इतना सफिशिएंट है, आराम से करते रहो। कल देखते हैं इसके क्वेश्चन कर लेंगे या तो, या फिर 4th वाला इंडस्ट्रियल जो चैप्टर है अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला वो शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।